Okay, so hello everybody. Today we are going to revise CA Foundation Business Laws, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि आपके एग्जाम के लिए लगभग 40 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो चलिए, हम लोग जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिवाइज करते हैं ना, तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसका एग्जाम वेटेज कितना है, 40 मार्क्स के आसपास का इसका एग्जाम वेटेज हमारे पास हो सकता है, लगभग 40 मार्क्स का। इससे कम भी हो सकता है, यस, कई बार 35 मार्क्स का भी आ जाता है, बाकी 40 मार्क्स तक भी ये जाता है। ठीक है, अभी ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है तो इसमें सबसे पहले आपको क्या जाना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। इसमें आपको सबसे पहले आपका पर्पस होना चाहिए कि आप लोग इसका इंटरप्रिटेशन देख पाओ, यानी कि इसमें कौन सा क्लॉज क्या कहता है आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, किन कीवर्ड्स के साथ बोलता है वो पता होना चाहिए। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसको ना याद रखना है, इसको ना याद रखना है। अब याद रखने का मतलब क्या, सारे पॉइंट्स याद रखने, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने। एग्जाम के लिए भी सिर्फ कीवर्ड्स याद रखोगे वो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। फिर आते हैं हम लोग, जब याद कर लिया तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के क्या सोर्स हो सकते थे आपके, क्वेश्चन बैंक और मॉड्यूल, जिसको स्टडी मटेरियल बोला जाता है, और RTP, MTP, मॉक टेस्ट मतलब MTP, मॉडल टेस्ट पेपर्स, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती थी। पास्ट एग्जाम पेपर्स, पास्ट एग्जाम वो भी होना चाहिए था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये हम लोग को पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस होने चाहिए थे। ठीक है, आप लोग को दिखेगा नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, आप लोग अभी यहाँ पे समझिएगा। अभी हमें ये बताइए, जब हम लोग नोट्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग पेज नंबर 1 ऑफ नोट्स पर आते हैं तो सबसे पहले हमें ये बताइए यूनिट नंबर 1 कितने पेजेस के अंदर समराइज्ड है। यूनिट नंबर 1 कितने पेजेस के अंदर समराइज्ड है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टाइप्स ऑफ ऑफर्स भी एक है। ठीक है, 9 पेजेस के अंदर समराइज्ड है। ये जो पूरे 9 पेजेस है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा बेसिक्स जो होता है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, वो जानने को मिलेगा। ये ध्यान रखना, इस यूनिट में से हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चंस ना आए, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 शॉर्ट नोट्स आ जाए। बट इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, इसमें जो अग्रीमेंट टर्म यूज़ होता है, जो कंसिडरेशन टर्म यूज़ होता है, जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट का टर्म यूज़ होता है, वो हर जगह आपको ब्रीफ आंसर्स में लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोल दिया जाए वॉइडेबल, तो अब वो वॉइडेबल का मतलब क्या है, वो यूनिट नंबर 1 के अंदर है। हो सकता है आपको वॉइडेबल का मतलब अलग से ना पूछा जाए, बट ये तो है ना कि वॉइडेबल लिखना पड़ेगा, या डिसीजन लेना पड़ेगा कि वॉइडेबल है कि वॉइड है। वो क्या होते हैं वो आपको यहाँ पर आकर पता चलेगा। भले ही आप बाकी यूनिट्स में से बेलमेंट में जाके पढ़ोगे कि इस केस में बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, बट वो वॉइड का मतलब क्या होता है, लीगल इंप्लीकेशन क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, जैसे यहाँ पर यूनिट नंबर 1 में बताए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ पेज बाय पेज आपके साथ मूव कर रहे हैं, आप लोग अपने नोट्स को आराम से रेफर कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 1 का नाम क्या है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब ये नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझनी पड़ेगी कि हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सबसे पहले पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो आपकी फर्स्ट हेडिंग है ना, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए। जैसे ही हम लोगों ने बोला कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, मैं वो बताइए। अब हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग हमेशा उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में याद रखेंगे। करेक्ट, एक इक्वेशन के फॉर्म में याद रखेंगे। अभी हम लोग ज़्यादातर ऐसा रखेंगे कि हम बता रहे हैं, आप सुन रहे हो, और फिर एंड में जब यूनिट खत्म हो जाएगी तब हम लोग आपका इंटरेक्शन सेशन रखेंगे। तब तक आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ सकते हो, जो लगे आराम से डिस्कस कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ प्लस 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 करके हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, बट उसके अलावा एक लाइन भी पढ़ी हुई थी। वो लाइन क्या थी, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एंड अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ वुड बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। बट यहाँ पर अग्रीमेंट पता होना चाहिए और एनफोर्सिबिलिटी पता होना चाहिए। अग्रीमेंट क्या होता है, तो अग्रीमेंट के लिए हम लोगों ने क्या बोला हुआ था, अग्रीमेंट को भी तोड़ा हुआ था, यानी कि पहले कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा हम लोगों ने अग्रीमेंट में और एनफोर्सिबिलिटी में। एनफोर्सिबिलिटी समझ आती है, एक बार हम लोग अभी रिवाइज भी करेंगे। बट जब अग्रीमेंट की बात करते हैं तो अग्रीमेंट जो है वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड था। अग्रीमेंट में हम लोग क्या बोलते थे, सबसे पहले ऑफर देना चाहिए, यानी कि देयर शुड बी एन ऑफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। उसके कुछ लीगल रूल्स, कुछ एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर थे, एसेंशियल कंडीशंस ऑफ एन ऑफर थे, जो हम लोग अभी जाके यूनिट नंबर 1 में ही पढ़ेंगे कि ऑफर जब दिया जाता है तो क्या क्या पॉइंट्स को कंसिडरेशन में लिया जाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बोलेंगे ऑफर के साथ साथ एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए वहाँ पर। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, वो भी उसके लिए रिगार्डिंग लीगल रूल्स हैं, कुछ एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस है, कब कब एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी, कब नहीं मानी जाएगी। तीसरा हम लोगों ने बोला होता है उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए।
जो कि यूनिट नंबर 2 के अंदर पूरा का पूरा कवर्ड है। कंसिडरेशन क्या होता है, कैसे आगे बढ़ता है, और पूरे कंसिडरेशन के बारे में डिटेल में वहाँ पर पता हुआ है, ठीक है। यूनिट नंबर 4 के अंदर था परफॉर्मेंस, यूनिट नंबर 5 के अंदर था ब्रीच, और इसके आगे हम लोगों ने बोला था हम लोग सीक्वेंशली एक एक जो 4 यूनिट्स हैं वो अलग अलग कर कर पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। अभी हम लोग कोशिश करेंगे यूनिट नंबर 1 to 5 एक ब्लॉक में खत्म करेंगे, जिसमें से यूनिट नंबर 1 to 3 एक ब्लॉक है, 4 और 5 एक ब्लॉक है, और 6, 7, 8, 9 एक ब्लॉक है, ठीक है। बात करते हैं इसके बाद हम लोगों ने बोला अभी तक क्या बोला, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, बन गया अग्रीमेंट। पर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को कुछ और बोलते हैं, वो क्या था, प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को प्रॉमिस बोला जाता है। तो ये बोलना सही है क्या, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज अग्रीमेंट? श्योर हो, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज अग्रीमेंट बोलना सही है। और अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सबिलिटी, इन्फोर्सेबल का मतलब क्या होता है, जो कोर्ट ऑफ लॉ में लीगली इन्फोर्स करवाया जा सकता है, जो लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट बनाता है उसको बोलते हैं, जब अग्रीमेंट को लीगली बाइंडिंग बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं एनफोर्सिबिलिटी, कि एनफोर्स करवा दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को, इन्फोर्सेबल हो सकता है, लीगल केसेस उसके रिगार्डिंग चल सकते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट, तब उसको बोला जाता है क्या, एनफोर्सेबल है वो, ठीक है। तो अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज योर कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखोगे इस चीज़ को, बट ये ध्यान रखना सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, ये ध्यान रखना सिर्फ पढ़कर काम नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते, नए नए केस स्टडीज आते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें से अभी हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता देंगे आपको। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ था अग्रीमेंट प्लस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। अच्छा, इस बीच में प्रपोजल बोलेंगे तो वो क्या है, ऑफर को ही प्रपोजल बोला जाता है। यहाँ पर हम लोग आते हैं अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज व्हाट, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज कॉन्ट्रैक्ट, और 1 + 2, 1 ऊपर क्या लिखा हुआ था, ऑफर प्लस प्रपोजल, और एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस। यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया। अब आते हैं यहाँ पर एनफोर्सिबल का मतलब क्या लिखा है, गिविंग राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन, एनीथिंग दैट गिव्स राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन इज नोन एज एनफोर्सिबिलिटी। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे क्या क्या डिफाइन किया गया, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। बट ये हो गया क्या कॉन्ट्रैक्ट, ये अग्रीमेंट की डेफिनेशन, इसलिए एरो भी वैसा ही है, यहाँ पर अग्रीमेंट की डेफिनेशन है। दूसरा, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। मतलब समझते हैं, when the person to whom the proposal is said to be made, यानी कि जिसको ऑफर दिया जा रहा है, जिसको प्रपोजल दिया जा रहा है, वो अपनी assent यानी कि हाँ भर दे, हामी भर दे, तो फिर उसको बोला जा सकता है क्या, उसको बोला जा सकता है, अच्छा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बोला जाएगा, प्रॉमिस बोला जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, यानी कि जब एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन पूछी जाएगी ना तो आप ये चीज़ लिख सकते हो। ऑल दिस डेफिनेशन इज पर्टिकुलरली फॉर प्रपोजल, बट आपको एक्सेप्टेंस भी पूछा जाएगा तो आपको ये पूरा बोलना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है कि होता है ना, एक्सेप्टेंस पूछा तो क्या लिखना है, तो ये लिखना है। फिर बात करते हैं तीसरा, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, या प्रॉमिस में ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक। अब आते हैं एक बार जो बादल बना हुआ है उसको कवर करने पे, तो ऑफर और प्रपोजल को कैसे डिफाइन किया जाएगा। सो व्हेन वन पर्सन signifies his assent thereto, when one person signifies his assent thereto, अरे signifies his assent नहीं है, his willingness, मतलब assent नहीं, willingness मतलब, तो यहाँ पे सबसे पहला एक्सेप्टेड स्पॉट क्या है हमारा, कि नहीं कि हम लोग यहाँ पे ये ना लिख दें सिग्निफाइज इज असेंट देयर टू, जो हम लोग ने एक्सेप्टेंस पे पढ़ा है। ऑफर में क्या लिखा जाता है, सिग्निफाइज इज विलिंगनेस। अब ये विलिंगनेस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक शब्द बता रहा है कि हम आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप लोगों ने वो देखा था ना, हम लोगों ने एक रील भी बनाया था इसके ऊपर कि हम चाहते हैं आप एक्सेप्ट करो, है ना। तो वो जो विलिंगनेस है वो होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि हमने बोला हमें अपनी गाड़ी बेचनी है, आप खरीदोगे क्या। हाँ, यहाँ पर हमारा विलिंगनेस भी होना चाहिए कि हाँ हम रियल में बेचना चाहते हैं, हमने सिर्फ बोल नहीं दिया, हम बोल बच्चा नहीं कर रहे हैं, हम दे भी रहे हैं वो काम। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग का मतलब कि रोक रहा है, या तो फिर कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए, जैसे नॉन कॉम्पीट के अंदर हम लोगों ने देखा हुआ था, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस। ध्यान रखोगे इस चीज़ को। अच्छा, एब्सटेनेंस का मतलब क्या हुआ, एब्सटेन से बनाइए, उस रोक के लिए, है ना। सच एन एक्ट तो समझ में आता है आप लोगों को, एब्सटेनेंस यहाँ से। ओके, अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। तो व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। ये हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा हुआ था। कुछ भी डाउट है इस डेफिनेशन में? आई डोंट थिंक सो कोई भी डाउट होगा, बहुत बेसिक लेवल पे लिखी हुई है। कंसिडरेशन की बात करते हैं। ऑल दो हम लोग इसको जाके यूनिट नंबर 2 के अंदर पूरा पढ़ने वाले हैं, बट एक बेसिक लेवल पर यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर यूनिट नंबर 2 में डिसाइड करेंगे। सो व्हेन इट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। अब इसको कैसे बोला था हम लोगों ने बोला था इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट हैज़ एब्सटेन, हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। प्रेजेंट में डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और फ्यूचर में
promises to do or abstains from doing, ठीक है. Such an act or abstinence or promise is called as consideration. ये हम लोगों ने पूरा यहाँ तक पढ़ा हुआ था अच्छे से. अब बात करते हैं कुछ एक्सीडेंट स्पॉट्स की. अगेन जो पूछा जाता है 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 4 मार्क्स में आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप लोग कैसे पेपर दे रहे हो. जनरली 2 मार्क्स में आते हैं. अग्रीमेंट इज वाइडर देन कॉन्ट्रैक्ट, ट्रू और फॉल्स? हाउ? How will you define it? Agreement is wider than contract. True or false? All the agreements are not enforceable by law. All agreements are not enforceable by law. और and आप ऐसा बोल सकते हो all contracts are enforceable by law. So wider scope किसका है? Agreement का. So that is why this answer is true. ठीक है. All contracts are agreements, but all agreements are not contracts. True? Yes, because of the enforceability factor. Correct? अब आते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर. जब एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग बात करते हैं ना, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आता है फ्री कंसेंट होनी चाहिए. 3-4 पॉइंट्स याद रखनी है. फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, यानी कि माइनर में भी नहीं हो सकता है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में. हाँ, पर ये हम लोग यूनिट 3 के अंदर जाकर पूरे पॉइंट्स पढ़ते हैं. यहाँ पर क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए. ठीक है. और तो ये जो आपने माइनर वाला पॉइंट बोला ना, ये पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा. यूनिट नंबर 3 के अंदर जाकर ये पूरा खोलेगा. फिर आते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए. वॉइड क्या होता है ये अभी हम लोग जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा. ठीक है. बट फ्री कंसेंट होना चाहिए. और क्या होना चाहिए यहाँ पर हमारा, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए. ठीक है. अब बात करते हैं इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो गिवन बाय सेक्शन 10 है, कुछ कंडीशन है जो नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 है. गिवन बाय सेक्शन 10 क्या क्या है? अग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, जो कि हम लोग यूनिट नंबर 3 के अंदर कवर करेंगे. आप लोग प्लीज़ नोट्स को रेफर करते जाइएगा. कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, अगेन यूनिट नंबर 3 के अंदर करेंगे. लॉफुल कंसिडरेशन अगेन यूनिट नंबर 2 के अंदर रेफर करेंगे. लीगल ऑब्जेक्ट ये कहीं पर भी कवर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लीगल ऑब्जेक्ट हमारे केस में नहीं बताया जाता है. हमारे केस में सिर्फ ये है कि जो जनरली लीगली ऑब्जेक्ट माना जा सकता है कि लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको लीगल ऑब्जेक्ट बोला जा सकता है. फिर नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ये अगेन यूनिट नंबर 2 के अंदर जाकर हम लोग पूरा डिफाइन करते हैं. बात करते हैं नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 की. तो यहाँ पर 2 पार्टीज होनी चाहिए. ऑफकोर्स हर एक अग्रीमेंट में 2 पार्टीज होनी चाहिए ना, कोई आपस में थोड़ी अग्रीमेंट कर लेगा. तो 2 पार्टीज होनी चाहिए. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जो हम लोगों ने विलिंगनेस की बात की. फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़, यानी कि वो रिटन में हो सकता है. मे बी अगर लीगली चाह रहे हो कि आप जाके रजिस्ट्रेशन करवाओ तभी आप लाइबल होगे इस अग्रीमेंट के लिए, तो आप वो करवा लो. ये एक बेसिक सा थॉट है ना कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट करवानी पड़ेंगी. सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, यानी कि वैग नहीं होना चाहिए. आप जो भी कर रहे हो वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए. आप जिस भी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए. एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर हम लोग यूनिट 4 के अंदर जाकर पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स जो इम्पॉसिबल होते हैं तो उस पर कैसे डील किया जाता है. वहाँ पर जाके ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी. बट ये ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में. क्या हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? अगर आप यहाँ 10वें माले से कूद के जिंदा बच गए तो हम आपको 10 लाख रुपये देंगे. ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसको प्योरली एक तरह से अटेम्प्ट टू सुसाइड बोलना चाहिए, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जब हम लोग बात करेंगे ना, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 3 बेसिस पे डिफाइन किए गए. ठीक है. पहला है वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी, दूसरा है फॉर्मेशन एंड तीसरा है परफॉर्मेंस का. ठीक है. जब हम लोग बात करते हैं ना वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी की, तो यहाँ पर वैलिड का माना जाता है. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड का माना जाता है जब वो बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल हो. बाइंडिंग और एनफोर्सेबल हो, यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट विच क्रिएट्स बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल रिलेशनशिप बिटवीन 2 पार्टीज. ठीक है. ये हमने कीवर्ड्स बताया, इसको और डिफाइन किया जा सकता है. यस, उसके आप फीचर्स बता सकते हो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए. ऑफर होना चाहिए, वैलिड ऑफर होना चाहिए, वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए, अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन होना चाहिए. ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हो. बट यहाँ पर हम लोग क्या करें, क्योंकि रिविजन कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग ना बहुत कीवर्ड्स को डिफाइन कर रहे हैं. फिर बात करते हैं वॉइड. अच्छा, इससे आपको कुछ भी कंटेंट लॉस है क्या? बिल्कुल भी आपको कंटेंट लॉस नहीं है. जो भी मॉड्यूल में लिखा हुआ एग्जैक्ट कीवर्ड्स हम लोग उठाकर पढ़ रहे हैं. और आपको इतनी इंग्लिश जरूर आनी चाहिए कि आप वहाँ पर होता ना इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से सेंटेंसेस फ्रेम करके लिख दो. बट ये बस ध्यान रखना, जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार आपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये 2 वर्ड्स बताए थे, हमें ये 2 वर्ड्स लिख के हमें पूरे मार्क्स क्यों नहीं मिले. हम लोग पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं. जहाँ भी आप वैलिडिटी से रिलेटेड कोई पॉइंट देखते हो, आपको वो कवर होना चाहिए जब आप आंसर लिख रहे हो. तो यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है, 2 मार्क्स में आंसर है तो कैसे लिखना है, सिर्फ कीवर्ड्स लिख कर आने. बट ऐसे 1 वर्ड में नहीं, सेंटेंसेज में अंडरलाइन करके कीवर्ड्स लिख कर आ जाओ. 4 मार्क्स में आ रहा है, एक एग्जाम्पल भी जोड़ दो हर एक पॉइंट के साथ. 6 मार्क्स में गलती से आ गया ये पूरा पॉइंट, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बढ़िया तरीके से बैक स्टोरी बनानी पड़ेगी कि कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड माना जाता है एज पर दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. पूरा आपको बताना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, उसमें से वैलिड कौन से होते हैं, उसमें से वैलिडिटी के फीचर्स क्या होते हैं, और एग्जाम्पल देना पड़ेगा. समझ आ रहे हो ना. मतलब 2, 4, 6 सारे मार्क्स के लिए अपना आंसर अपने माइंड में प्रिपेयर होना चाहिए. बट कैसे, 2 मार्क्स में टू द पॉइंट आंसर लिख कर आना, अंडरलाइन वगैरह करके.
4 मार्क्स में क्या करना है अपने को, 4 मार्क्स में अपने को एग्जाम्पल्स जोड़ देने हैं उसके अंदर, और 6 मार्क्स में अपने को थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दो, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर उसके बाद कैसे आगे बढ़ते हैं, और फिर वैलिड कौन सा होता है, और फिर उसके क्या फीचर्स होते हैं। तो इससे 6 मार्क्स का आंसर कवर हो जाएगा। कभी भी टेंशन नहीं लेना कि 2 मार्क्स का आंसर है तो कैसे, लेकिन 4 मार्क्स का है तो 6 मार्क्स का है। तो अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है, यस, एकदम मैंडेटरी है, बिल्कुल है। कभी आपको लगता है आपके पास टाइम कम बच रहा है, पेपर बहुत लेंथी आ गया, मत करना अंडरलाइन, चल जाएगा। बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कर दोगे तो आपके मार्क्स आने के चांसेस थोड़े से, मुझे लगता है क्लैरिटी की वजह से बढ़ जाते हैं, कहीं डिफाइंड नहीं है बट क्लैरिटी की वजह से बढ़ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, अंडरलाइन करना है, बट अगर एंड में लग रहा है ना टाइम नहीं मैनेज हो रहा है तो मत करना फिर, ठीक है। चलो, ये लगे पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी आ गया तो भी नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। गोज अच्छा, वॉइड कब बोला जाता है, जब एनी कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। शुरू से एनफोर्सेबल है तो उसको वॉइड बोला जाएगा नहीं, वो वॉइड एब इनिशियो होता है। जैसे माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है। बट जहाँ पे सीजेस यानी कि अब आगे से एनफोर्सेबल नहीं है, तब उसको बोला जाता है वॉइड है। से दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक की डेथ हो गई, अब ये सीजेस टू बी एनफोर्सेबल हो गया और यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं वॉइडेबल, एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। वन और मोर पार्टीज क्यों लिखा है पता है आपको, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं 2 ही पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना, हो सकता है 5 पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है, 2 के पास ऑप्शन है कि उनको एनफोर्स करवाना है कि नहीं। कैसा हो सकता है, 5 लोगों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया, 2 की जो कंसेंट है वो आई थी फ्रॉड करके या मिसप्रेजेंटेशन करके, जो हम लोग यूनिट 3 में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको लगता है ना कि ये 2 पार्टी के पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये 2 पार्टी चाहे तो वॉइडेबल करवा सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, इसलिए लिखा है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, ध्यान रखोगे ना, ठीक है। अच्छा, ये 2 पार्टीज चाहे तो एनफोर्स करवा सकती हैं, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती है, ठीक है। इलीगल, इलीगल मतलब लॉ फॉरबिड्स टू मेक, फॉरबिड्स मतलब कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन है या प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन है, कर ही नहीं सकते, है ना। अनएनफोर्सेबल की बात करते हैं, अनएनफोर्सेबल की बात करते हैं, कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल डिफेक्ट, यानी कि ठीक से अग्रीमेंट नहीं बना और अब वो एनफोर्सेबल नहीं है। कई बार आप लोगों ने मूवीज़ में देखा हो ना, कुछ कोर्ट केसेस में बोल दिया जाता है, अरे आपने ये जो अग्रीमेंट किया था ये तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि आपने ये अग्रीमेंट में साइन करना था, ये नहीं किया था, या इस डेट को साइन करना था, उस डेट तक साइन नहीं किया था, टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से वो एनफोर्सेबल नहीं है, उसको बोला जाता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि सब कुछ सही है, बस एक टेक्निकल डिफेक्ट हो गया, से अग्रीमेंट ठीक से नहीं बना, उस वजह से वो एनफोर्सेबल नहीं हो पा रहा है। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस अग्रीमेंट मतलब एक्सप्रेस बाय वर्ड्स और इन राइटिंग, एक्सप्रेस बाय वर्ड्स और इन राइटिंग। अब एक्सप्रेस करने का मतलब होता है बताना, ठीक है। कैसे भी बता सकते हो, चिट्ठी लिखकर बता सकते हो, चिट्ठी मतलब हम लिखित में, रिटन अग्रीमेंट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट की बात करें ना, चिट्ठी लिख के भी बता सकते हो, और दूसरा बोलकर भी बता सकते हो। बस एक ही दिक्कत होती है, बोलकर बताने में ना रिकॉर्ड नहीं होता कि आपने क्या बोला है ना। कई बार गड़बड़ हो सकती है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, आप बोलना कुछ और चाह रहे थे और उसने कुछ और समझ लिया। हम यहाँ पर 2 बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप लोग जो भी समझ रहे हो, तो ये ध्यान रखना कि ऐसा यहाँ पर हो सकता है। इसलिए प्रेफरेबल क्या है, हमेशा राइटिंग में किया जाए। बट क्या ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी चल जाते, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट भी चल जाते, यस चल जाते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसमें जब बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं ना, कई बार बच्चे कैसे कन्फ्यूज़ होते हैं कि वर्ड्स लिखा नहीं था ना, इसलिए हमने एक्सप्रेस नहीं लिख कर आए। तो ध्यान रखना, एक्सप्रेस करने का मतलब बोलकर भी होता है, बोलना भी एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, एक्सप्रेस के अंदर आता है। बात करते हैं इम्प्लीकेशन की। कई बार आपकी हरकतों से, हाव भाव से लगता है कि आपने जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। जैसे आप गए और आप जाकर बस में जाकर बैठ गए, ये मॉड्यूल का एक बढ़िया एग्जांपल दिया था कि आप गए और आप बस में जाकर बैठ गए। बाय डिफॉल्ट बस वाला मानेगा ना कि आप टिकट खरीदना चाहते हो, और आप वहाँ पे जाके अगर आपने फालतू बातें की कि अरे मुझे तो लगा पब्लिक सेवा है, तो ये एक गलत बात होगी। वहाँ पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि आप बस के पैसे दोगे और वो लोग आपको जो आपका स्टॉप है वहाँ तक छोड़ कर आएंगे, जो बस का रूट है उसके हिसाब से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं अलग से आप कहीं पे भी छोड़ने नहीं बोल सकते उन लोगों को, बस के रूट के हिसाब से वो आपको छोड़ कर आएंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वासी की। क्वासी मतलब क्रिएटेड बाय लॉ। कुछ एग्जाम्पल याद है? हाँ, कुछ एग्जाम्पल याद, एग्जाम्पल जहाँ पे दोनों पार्टी का इंटेंशन था ही नहीं, बट फिर भी उन दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके थे वो दोनों। हाँ, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। ऐसा कैसे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स? नहीं, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया था एक मूवी का, है ना, एक मूवी था उसमें ना, अच्छा ऑल्दो वो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं था, बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए काफ़ी था कि एक मूवी थी, उसमें ना एक एक्सीडेंट हुआ था और ऐसा कुछ वो लॉ आया था, ऐसा कुछ जजमेंट आया था कि इन लोगों को जिसने एक्सीडेंट किया उसके साथ रहना पड़ेगा। वो उस मूवी का नाम शायद सैफ अली खान की कोई मूवी थी और वो मूवी आई थी, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे, फिर भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उन दोनों के साथ में रहना पड़ रहा था। तो इस कॉन्ट्रैक्ट से याद है ना, वो बच्चों को उसके साथ रहना पड़ रहा था और उसको बच्चों के साथ रहना पड़ रहा था, और जबकि इसके हाथों इनके मदर
एंड फादर की डेथ हुई थी, है ना, एक्सीडेंट में। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे, बट लीगल ट्रबल्स की वजह से उनको रहना पड़ रहा था। कुड बी अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलो ई कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। एंटर इनटू बाय 2 और मोर पार्टीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। जैसे आपने सुना आजकल रजिस्ट्री जो है वो डिजिटल मोड में हो जाती है ना, तो वो है ये, ठीक है, परफेक्ट। आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में आता है हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहाँ पे दोनों पार्टीज ने अपने अपने परफॉर्मेंस दे दिए हैं। से हम लोग बात करते हैं, आपने हमें फीस दिया पढ़ने के लिए और हमने बोला कि हम आपको पढ़ाएंगे, और आपने फीस भी दे दी और हमने पढ़ा भी दिया। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा पुराना बैच था वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटरी अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी हम अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करें, ऑल्दो आप अपनी फीस दे चुके हो। एग्जीक्यूटरी, अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव दो तरह से हो सकता है, बायलैटरल, यूनिलैटरल। शुरू में हम आपको पढ़ा रहे थे, हमारा पढ़ाना भी अधूरा था, आपकी फीस भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई थी और अधूरी थी, दोनों की तरफ से एग्जीक्यूटरी था। धीरे से वो कन्वर्ट हुआ जब आपने पूरी फीस दे दी और हमारे तरफ रह गया। तो वो पहला वाला था बायलैटरल, दोनों की तरफ से पेंडिंग है, और दूसरा वाला हो गया यूनिलैटरल, जब अब सिर्फ हमारी तरफ से पढ़ाना पेंडिंग है, फीस पूरी आ चुकी है, ठीक है। तो यूनिलैटरल में हम लोग क्या बोलते हैं, वन पार्टी हैज़ परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन एंड अनदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग, या बायलैटरल में ऑब्लिगेशन पेंडिंग ऑन बोथ पार्टीज, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर और प्रपोजल की बात करते हैं। एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर प्रपोजल की बात करते हैं, तो क्या होना चाहिए सबसे पहले ऑफर में, विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग होना चाहिए, ठीक है, कि हम कुछ करेंगे या हम कुछ नहीं करेंगे। से हमने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को रीच आउट किया और उनको बोला कि हम आपके साथ पढ़ाना चाहते हैं, तो हमने बोला कि हम आपके साथ पढ़ाना चाहते हैं, इस बात के लिए हम आपको ऑफर दे रहे हैं। या फिर हमने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को रीच आउट किया और हमने बोला अगर आप चाहते हो कि हम आपके कॉम्पिटिशन में ना पढ़ाएं तो हमें आप इतना पैसा दीजिए। ऑफर नॉट टू डू समथिंग, ऑफर टू एक्सप्रेस विलिंगनेस नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। चलो, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बस बोलकर आ जाना है, आपका पर्पस ये होना चाहिए सामने वाला हाँ तो बोले। सोचो ना, हमने जैसे ही ऑफर दिया ना कि सर आप हमें ना, हम आपके साथ पढ़ाना चाहते हैं और आप हमें मौका दीजिए, और हम बाहर हैं, हमने दोस्त के कंधे पे हाथ रखा और हमने उसको बोल दिया ऐसे ही ट्राई किया यार, हमें तो पता है नहीं बोलेंगे और नाम चाहते हैं कि हाँ बोलें, तो वो वैलिड ऑफर माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा किस पर्पस से होना चाहिए, सामने वाले की हाँ बुलवाने के लिए। कहीं पर भी अगर आप ऐसे बातें करते हो जहाँ पर आप कोई ऑफर दे रहे हो, प्रपोजल दे रहे हो, तो आपका हमेशा पर्पस क्या होना चाहिए, सामने वाला हाँ बोले, उड़ते तीर नहीं चलाने हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, मतलब हाँ, टू डू और नॉट टू डू, ठीक है। मतलब ऐसा भी कि हम ये करना चाहते हैं या फिर हम ये नहीं करना चाहते हैं, दोनों के लिए ऑफर हो सकता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। जल्दी है ना, एक बार जल्दी से रीड करते हैं। कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, ऑफ कोर्स हम लोगों ने बोला ना जब तक इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी तब तक नहीं होगा, गलत, ये रीज़न मत लिख कर आना। इन्फोर्सिबिलिटी कब आती है, ऑफर में नहीं आती है, कॉन्ट्रैक्ट में आती है। तो यहाँ पर क्या है, कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, तो यहाँ पे ये नहीं कि इट शुड क्रिएट लीगल रिलेशन, इट शुड बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। तो मेन वर्ड इज नॉट लीगल रिलेशंस, मेन वर्ड इज कैपेबिलिटी टू, ठीक है। यानी कि जो भी आप ऑफर दे रहे हो वो ऐसा होना चाहिए जो कल को लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट में कन्वर्ट, लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, हो रहा है नहीं, हो सकता है, ठीक है। कैपेबिलिटी इज द मेन वर्ड हियर। फिर आते हैं मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वैग। अंट शंट नहीं होना चाहिए, सर्टेन किस काम के लिए हो रहा है, किस समय पर होना है, कितना कंसिडरेशन होगा, ठीक है। डेफिनेट यानी कि कितने टाइम के लिए होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, किस पर्पस के लिए डिफाइंड होना चाहिए, एंड नॉट वैग यानी कि अनडिशंट नहीं होना चाहिए, एब्सर्ड नहीं होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे। मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर, ये तो हम लोग ने कितने बार बोला कि बताना बहुत ज़रूरी है, दिल में रखकर बात नहीं होती है, तो मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर, ये ध्यान रखना। मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी, मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि सामने वाले की हाँ सुनने के लिए हम लोग को करना है। रिपीटिशन पॉइंट है? बिल्कुल भी नहीं। ऊपर जो लिखा था वो भी सही था, वो ओवरऑल बता रहा था, यहाँ पर आके डिटेल में बता रहे हैं। मे बी कंडीशनल, यानी कि हम ये बोल सकते हैं ऑफर में भी कंडीशनल, एक्सेप्टेंस हो सकती है क्या कंडीशनल? नहीं, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, बट ऑफर में भी कंडीशनल। ऐसा हो सकता है कि आप ये बोल दो कि हमने तो ये ऑफर दे दिया, हमने ऑफर दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने ऑफर दे दिया, लगे तो आप लोग इसी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब समझना, अब बट आपस में कर लेना प्लीज़। हाँ, ऑफर में भी कंडीशन, यानी कि हम शोबे को हमने ऑफर दिया कि आप हमारे साथ पढ़ाना चाहते हो क्या, बट हमने उसमें बोला अगर आप हमारे साथ पढ़ाओगे ना तो आप किसी और के साथ नहीं पढ़ा पाओगे, ठीक है। ऑफर में भी कंडीशनल। एक्सेप्टेंस कंडीशनल हो सकती है। शोबे ने बोला मैं तो पढ़ाना चाहता हूँ बट मैं तभी हाँ बोलूँगा जब आप ये बोलोगे, नहीं, वो ऑफर दूसरा हो जाता है। टाइप्स ऑफ ऑफर हम लोग अभी पढ़ेंगे, वो वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो ऑफर में भी कंडीशनल।
मे बी, हाँ, शैल भी नहीं, मे बी। अच्छा, शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ ऐसा लिख दिया अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि तुमने हाँ बोला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने सुना है ना कि अगर ये पलट गई तो मैं मान लूंगा, अगर ये नहीं पलटी तो मैं मान लूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये होना चाहिए कि आपने एक स्पेसिफिक बता दिया कि अगर आप हाँ बोलते हो तो आप हमें ईमेल कर दीजिए कि हाँ आपने हाँ बोल दिया है, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि अगर आपने ये नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि आपने हाँ बोला। इससे हमने शुभ सर को बोला कि अगर हमने 7 दिन तक हाँ नहीं बोला ना तो हम मान लेंगे कि आपने ना पढ़ाने के लिए हाँ बोल दिया हमारे यहाँ। दैट शुड बी रॉन्ग, ठीक है। चलो, मे बी इधर स्पेसिफिक और जनरल, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, जनरल ऑफर क्या होता है, बड़ी बढ़िया चीज़ें हैं, लड़कों को बड़ा मजा आएगा ये पढ़ के। फिर बात करते हैं मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, मतलब बाय रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, बाय एक्शन भी हो सकता है। ऑफर, अब ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है। ये लाइन बहुत अलग है, इसके ऊपर अलग से पूरा क्वेश्चन आ सकता है। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, यानी कि सिर्फ अपना इच्छा बता दी कि यार ऐसा करना है ना, इंटेंशन बता दिया, विलिंगनेस बता दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एन इन्विटेशन टू ऑफर, क्या था इन्विटेशन टू ऑफर? एन इन्विटेशन टू ऑफर क्या था? एक क्वेश्चन भी आता है, ऑफर वर्सेस इन्विटेशन टू ऑफर, फेमस क्वेश्चन है, आ भी सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। बताओ इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? ऑफर इनवाइट करना, इंड्यूस करना, इनवाइट करना ना बोलकर इंड्यूस करना, क्योंकि इनविटेशन ऑफ ऑफर में अगर ये लिख दिया ऑफर को इनवाइट करना तो बड़ा ही बेसिक डेफिनेशन हो जाएगा। तो ये देखना कि इंड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? वेयर वन पार्टी इज ट्राइंग टू इंड्यूस दी ऑफर। जैसे आईपीओ में होता है ना, आईपीओ में वो लोग पूरा प्रोस्पेक्टस लेकर आते हैं और आपसे बोलते हैं कि आप सब्सक्राइब करो ना, तो वो आपको ऑफर नहीं दे रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं तुम आकर हमें ऑफर दो, फिर हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। फिर आता है मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो प्लॉट बिक रहा है तो ये थोड़ी बोलते हैं कि तुम खरीद लो, ठीक है। सामने वाले बोला नहीं नहीं मुझे नहीं खरीदना, तो दूसरा वाला बोलेगा ना मैंने कब बोला तुम खरीद लो, मैंने तो बताया कि वो बिक रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया मैंने तो। अब प्रॉस्पेक्टस ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड एन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में ऐसा होता है क्या कि से ना यहाँ पर ना उन्होंने एक, जैसे हमने एडवर्टीजमेंट दिया कि हम सीए की क्लासेस देते हैं, ठीक है। सामने वाले ने एक दिन एडवर्टीजमेंट देखा, ऐसे बोर्ड पे लगा हुआ था, एडवर्टीजमेंट देखा और बोला एक्सेप्टेड, पैसे दे रहा हूँ मैं, आप मुझे पढ़ा दो। ऐसा थोड़ी होता है, वो आएंगे हमारे पास, काउंसलिंग लेंगे, फिर हमें ऑफर देंगे, फिर हम एक्सेप्ट करेंगे, तब जाके वो एडमिशन होगा। तो ये ध्यान रखना, एडवर्टीजमेंट में भी इन्विटेशन टू ऑफर की तरह ही वो काम कर रहा होता है, बट ऑफर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी एडवर्टीजमेंट, ठीक है। चलो, मतलब किसी का एडवर्टीजमेंट देखकर आप ये नहीं बोल सकते उसने ऑफर दे दिया मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब हो ही जाएगा वो काम, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन, यानी कि अगर कुछ आंसर दिया आपने और उसकी वजह से आपको लग रहा है कि सामने वाले ने ऑफर दे दिया, तो ऐसा नहीं है, सामने वाले ने सिर्फ आपका आंसर दिया है, ऑफर नहीं दिया है आपको, ठीक है। अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, यानी कि अगर सिर्फ आपने किसी को प्राइस बता दिया तो आपने ऑफर दे दिया है क्या? नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। से आप एक स्टोर में गए और स्टोर में जाकर आपने क्या बोला कि यार इसका प्राइस क्या है, और सामने वाले ने आपको प्राइस बता दिया 1000 रुपये, आपने बोला डन, खरीद लिया, वो ऐसा नहीं है, उसमें और भी कंडीशन हो सकती है ना कि इन्हीं के लिए रिजर्व्ड है वो, तो ठीक है। चलो, ओके। ऑफर्स कैन बी मेड बाय एन एक्ट और एब्सटिनेंस, यानी कि कुछ करके या कुछ ना करके ऑफर दिया जा सकता है। ऑफर वर्सेस इन्विटेशन टू ऑफर को हम लोग ने कैसे पढ़ा हुआ था? एन ऑफर इज डेफिनेट एंड कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड इन्विटेशन टू ऑफर इज सर्कुलेशन ऑफ एन ऑफर दैट इज एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर्स। अभी हम लोग ने डिस्कस भी कर लिया। अब आते हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस के ऊपर। लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस के ऊपर, तो लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस जब हम लोग बोलेंगे ना, तो यहाँ पर आएगा एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, ठीक है। अच्छा बताओ, आपने किसी एक को कुछ बोला, ठीक है, और किसी दूसरे ने जाके हाँ बोल दिया, आपने किसी एक को ऑफर दिया और किसी दूसरे ने हाँ बोल दिया, चलता है क्या? लड़कों आपको भी चलता है क्या? मुझे तो नहीं चलता, है ना, कि मैंने जिसको ऑफर दिया मैं चाहूँगा वही हाँ बोले, ठीक है। अच्छा, पर ये हो सकता है क्या कि उसने अपनी हाँ किसी और से कम्युनिकेट करवा दी? ये हो सकता है, हाँ, कि उसने अपनी हाँ आके खुद नहीं बोली, किसी और से कम्युनिकेट करवा दी। हम 2 बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कम्युनिकेट करवा दी। हम ऐसी बात कर रहे हैं, आप लोग पता नहीं क्यों स्माइल कर रहे हो, बट हम ऐसी बात कर रहे थे। तो एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, या फिर उसके बिहाफ में कोई दे सकता है क्या? उसके बिहाफ में नहीं दे सकता, बट उसका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट जरूर करवा सकता है। अगर ऐसा कुछ हो तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मतलब आपको इससे बात हो गई कि हाँ आप कंफर्म कर रहे हो, उन्होंने बोला बस सिर्फ लेटर में किसी और के हाथों भिजवा दे रहा हूँ, आपको चलेगा, है ना, बट उसके बिहाफ पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। तो ऐसा मत बोला उनकी सेक्रेटरी ने ईमेल भेजा ना, उन्होंने थोड़ी भेजा, अरे भाई उन्हीं की आईडी से भेजा ना,
अब वो खुद ही टाइप करके भेजेंगे तभी हाँ मानोगे क्या? तो ये ध्यान रखना कि उनके बिहाफ में कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बट उनके इंस्ट्रक्शन पे कोई एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। चलो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कि पूरी पूरी, जब हाँ बोले ना किसी को तो पूरा पूरा हाँ बोलना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा आधा दूर नहीं चलेगा। अनक्वालिफाइड यानी कि विदाउट एनी कंडीशंस होनी चाहिए। फिर आते हैं एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, बताना तो ये भी ज़रूरी है, जैसे ऑफर बताना ज़रूरी है वैसे ही हाँ बताना भी ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड, ये बात हुई थी ना अपनी कि आपसे बोला गया ईमेल कीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ईमेल ही कीजिए ना, आप कबूतर क्यों भेज रहे हो, है ना, ये ध्यान रखना। कबूतर तो गलत हो गया, फ़ोन क्यों कर रहे हो, है ना। चलो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम। अब देखो ये वही वाली बात है जो हम लोग ने पहले भी डिस्कस की हुई है। आप 18 में किसी को ऑफर दो, 28 में एक्सेप्ट करें, गड़बड़ हो सकता है ना, हो सकता है तब तक आप ऑफर के लायक नहीं बचे हो, आप पहले ही कमिटेड लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप बिजनेस के तौर पे जा चुके हो, है ना, तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए एक्सेप्टेंस टाइमली देना चाहिए। तो अगर किसी के पास कोई ऐसा ऑफर आया है तो ध्यान रखिएगा कि आपको अगर एक्सेप्टेंस देना है तो समय से देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, और सही मोड में देना, ठीक है, जो उस तक पहुँचे और जिसमें उसने मांगी हो एक्सेप्टेंस। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, देखिए सर वो कुछ नहीं बोल रही है, मतलब वो हाँ ही बोल रही होगी, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना, ठीक है, ये ध्यान रखना। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस अनलेस प्रूवन बाय प्रीवियस कंडक्ट, कि वो गूंगी है, जब जब वो मुंडी हिलाती है वो हाँ बोलती है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब तक प्रीवियस कंडक्ट से, यानी कि उसके पुराने बर्ताव से, हाव भाव से ये समझ में नहीं आता कि जब जब वो नहीं बोल रही, जब जब उसको हाँ बोलना होता है वो चुप रहती है, तब तक माना जाएगा। चलो, एक्सेप्टेंस में बी इम्प्लाइड और डेट इज बाय कंडक्ट, यानी कि एक्सेप्टेंस जैसे ऑफर हो सकता है ना बाय कंडक्ट, वैसे ही एक्सेप्टेंस भी हो सकता है बाय कंडक्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ज़रूरी नहीं है राइटिंग में ही देना पड़े, हो सकता है कि जैसे बस वाले ने आप जैसे ही जाकर बैठे, वो ज़रूरी नहीं है वो आपको बोले आइए 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 हम आपका ऑफर स्वीकार करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उन्होंने बोला टिकट 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 उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर आपने टिकट खरीद लिया तो आपको ट्रैवल करने दे दिया जाएगा। एक्सेप्टेंस भी बाय कंडक्ट हो सकती है, ध्यान रखोगे ना। चलो, कम्युनिकेशन ऑफ चार होते हैं, क्या बोल रहे हो? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। कुछ कुछ इसमें सेम है, बट कौन कौन से सेम है? एक्सेप्टेंस एंड परफॉर्मेंस सेम है, क्या बात कर रहे हो? एक्सेप्टेंस और एंड परफॉर्मेंस सेम है आप बोल रहे हो, ऑफर और रेवोकेशन अलग अलग है। अच्छा चलो बात करते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है? इसमें दो पार्टीज हैं क्या? नहीं, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर सीधा व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, जिसको ऑफर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ना एक चार्ट बनाया हुआ था, आपके पास भी, आई होप आपने अभी तक बनाया हुआ होगा उसको। हमने बोला था ए है बी है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ बी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में दो पार्ट्स आते हैं, फॉर ए एंड फॉर बी। फॉर बी कब माना जाएगा, मतलब एक्सेप्टर के लिए कब कम्युनिकेशन माना जाएगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ए। और ए के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा? व्हेन इट मूव्स फ्रॉम बी टू ए एंड इट मूव्स बियॉन्ड द पावर ऑफ बी टू विथड्रॉ द सेम। यानी कि ए ने बी को ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस का ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब माना जाएगा? जब इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ बी। बी ने एक्सेप्टेंस दिया, यहाँ पे दो पहलू बनते हैं, एक्सेप्टेंस किसके लिए, ए के लिए या बी के लिए? बी के लिए कब माना जाएगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ए, एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है फर्स्ट वन। बट ए के लिए कब कंप्लीट माना जाएगा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस? जब इट मूव्स फ्रॉम बी टू ए एंड इट मूव्स बियॉन्ड द पावर ऑफ बी टू विथड्रॉ द सेम। जैसे हम लोग ने बोला होता ना एक एग्जाम्पल में कि यहाँ से लेटर भेजा एक्सेप्टेंस का, तो जैसे ही ए की नॉलेज में आ जाएगा बी के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। और ए के लिए कब कंप्लीट होगा? व्हेन इट मूव्स फ्रॉम बी टू ए और बी की पावर से बाहर चला गया, यानी कि वो कोरियर में चला गया, अब बी चाहे तो उसको विड्रॉ नहीं कर सकता, वो पहुँच के ही रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। एन एग्जाम्पल है ए मेड एन ऑफर टू बी, इन दिस केस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ बी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में क्या क्या है? यहाँ पर देखो मोड्स है, बाय एक्ट भी कर सकते हो आप, बाय ओमिशन भी कर सकते हो, यानी कि कुछ काम ना करके स्किप करके, और बाय कंडक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तीनों में कुछ को पॉइंट लिखे हुए हैं, वो समझ में आते हैं क्या? बाय एक्ट एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स ईदर रिटन और ओरल, बाय ओमिशन बाय कंडक्ट ऑफ फोरबियरेंस। फोरबियरेंस मतलब लेट गो करना, है ना, कि आपने किसी काम को जाने दिया, नहीं किया। साइलेंस इज नॉट ओमिशन, बट मतलब साइलेंस के बेस पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो क्योंकि चुप रहा इसलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसा नहीं चलेगा।
बाय कंडक्ट बाय एक्शन सच एज बोर्डिंग अ बस। चलो व्हेन की बात करते हैं, अगेंस्ट प्रपोजर एंड अगेंस्ट एक्सेप्टर। प्रपोजर कौन होता है? ऑफरर इज द प्रपोजर। सो अगेंस्ट प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, यानी कि ऑफरर के लिए ट्रांसफर कर दिया, अभी अपने ऊपर पढ़ा था ना, ऑफरर के लिए ट्रांसफर कर दिया, और इट मूव्स बियॉन्ड द पावर ऑफ एक्सेप्टर टू विड्रॉ द सेम, तब क्या माना जाएगा कि किसके लिए कंप्लीट हो गया है? ऑफरर, यानी कि ए के लिए इन दिस केस। अगेंस्ट एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, यानी कि जब ए की नॉलेज में आ जाएगा। ठीक है। कम्युनिकेशन ओवर फोन कब माना जाएगा? व्हेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव बाय द ऑफरर या ऑफरी? एक्सेप्टेंस ऑफ कोर्स कौन रिसीव करता है? ऑफरर। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे ऑफरी है कि ऑफरर है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं, कैसा है? सेम एज एक्सेप्टेंस है। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन की बात करते हैं, अब इसमें अगेंस्ट रेवोकर और अगेंस्ट रेवोकी। रेवोकर को हम लोग एक अपना वर्ड देते हैं, एग्जाम में मेंशन करना सेंडर, रेवोकी जो की है जिसको रिसीव हो रहा है, रिसीवर, ठीक है। तो अगेंस्ट रेवोकर यानी कि सेंडर कब माना जाएगा? व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड आउट ऑफ हिज पावर, यानी कि एग्जैक्ट ऑपोजिट। वहाँ वाले में क्या था? जो भेज रहा होता था उसके लिए कब माना जाता था? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ए। और दूसरे वाले के लिए माना जाता था व्हेन इट इज सेंट एंड बियॉन्ड द पावर ऑफ द एक्सेप्टर थ्रू विड्रॉ द सेम। यहाँ पे कौन है? जो भेज रहा है, जो भेज रहा है उसकी पावर से जैसे बाहर गया, उसके लिए रेवोकेशन कंप्लीट हो गया। और दूसरे वाले के लिए व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, ठीक है। इसका लॉजिक है क्या? बिल्कुल यस। रिश्ता जब तोड़ने की बारी होती है ना, तो वो तभी टूटा हुआ माना जाता है जब सामने वाले को पता चल जाए कि रिश्ता टूट गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और ये बड़ा हादसा किसके लिए होता है? रिसीवर के लिए। भेजने वाले को क्या था? उसने तो जैसे ही भेज दिया और उसके पावर से बाहर चला गया, रिश्ता टूट गया। सामने वाले दूसरा वाला तो उम्मीद में बैठा है ना कि अभी रिश्ता जिंदा है, उसके लिए कब टूटेगा? जैसे ही उसके सामने वो प्यार का पैगाम आए कि अब टूट चुका है। ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना बस। अरे आप लोग डिवोर्स की बात करते हो, हम उसकी बिजनेस डील की बात कर रहे थे। बिजनेस डील जो होती है ना, उसमें ऐसा कि डील टूट गई, हमें कैसे पता चलेगा ना? जब हमारे तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इफ द रेवोकेशन टेलीग्राम अराइव बिफोर और एट द सेम टाइम, मतलब हामी और नामी, मतलब नामी का मतलब रिजेक्शन एक साथ आ गया, क्या किसको इफेक्टिव माना जाएगा? ना, है ना। हाँ और ना एक साथ आया तो आप क्या बोलोगे? ना, है ना, ठीक है। ओके। कॉन्टैक्ट ओवर टेलीफोन, तो ऑफरी मस्ट मेक इट श्योर दैट हिज एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफर। वो याद नहीं, फोन पे बोला और नेटवर्क नहीं था, सामने को लगा अरे एक्सेप्ट हो गया। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, उसको पहले बताओ भी तो सही, ठीक है। मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर की बात करते हैं, कौन कौन से तरीके से रिश्ता तोड़ा जा सकता है। बनाने तो सबको आते हैं, तोड़ने के भी कुछ तरीके होते हैं, तो ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बाय नोटिस, मतलब उसको बताओ कि देखो हम तोड़ रहे हैं, आज से हम लोगों ने ये रिश्ता तोड़ दिया है, ये रिश्ता जो भी कहलाता है उसको तोड़ दिया गया है। बाय लैप्स ऑफ टाइम, कई बार कुछ लोग सिर्फ कुछ समय के लिए साथ आते हैं, ठीक है, जैसे ही समय ख़त्म रिश्ता ख़त्म, ठीक है। नॉन फुलफिलमेंट, यहाँ पे रिश्ते का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट और लोगों का मतलब है दो बिजनेस वाले लोग, ठीक है। चलो, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, यानी कि कुछ कंडीशन लगाई गई थी कि मेरे साथ रहना है बिजनेस में तो ये करना पड़ेगा, और आपने वो काम नहीं किया, तो जैसे ही वो काम नहीं किया और वो कंडीशन फुलफिल नहीं की, वो रिश्ता टूट जाएगा। बाय डेथ और इंसैनिटी, मर गए या पागल हो गए, और पागल नहीं हो गए, एक ही चीज़ हो सकती है ना, मर गए या पागल हो गए। पागल होके मरना फिर वो एक्सट्रीम हो जाएगा, ठीक है। चलो, काउंटर ऑफर, अच्छा काउंटर ऑफर, अब भी जैसे हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ ऑफर्स वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे काउंटर ऑफर से कैसे होता है। एंड बाय एक्सेप्टेंस अदर देन बाय वे ऑफ प्रिस्क्राइब्ड यूजुअल मोड। अब सोचो ना, किसी को हमारे यहाँ का ये होनहार बच्चा बता के थक गया कि यार अगर तुम्हें हाँ बोलना है तो तुम लिख कर भेजो ना, वो लिखने को तैयार ही नहीं है, वो सिर्फ मुंह से बताने को तैयार है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और बच्चा इस बात से परेशान है कि कल को ये पलट गई तो, है ना, तो वो हाँ बोलने को तैयार ही नहीं प्रिस्क्राइब्ड मोड में, तो फिर माना जाएगा क्या? बट प्रिस्क्राइब मोड नहीं है, बट यूजुअल मोड तो वही है ना, यूजुअली लिख कर देते हो क्या हाँ अब हम दोनों साथ हैं, नहीं होता ना ऐसा, तो यूजुअल मोड तो है, तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर सिर्फ प्रिस्क्राइब मोड के थ्रू मत देना। कई बार ये भी देखना यूजुअल मोड बिजनेस सेंस बना रहा है कि नहीं। वो से 2 टीचर्स की हायरिंग होनी थी, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिटन में होना चाहिए जनरली, ठीक है। बट कहीं पर ऐसा आपको लगता है ना कि यहाँ पे वर्बल भी चल जाएगा, तो वर्बल भी चल जाएगा, रुक जाओ 2 मिनट। बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, इसका मतलब क्या होता है? बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी का मतलब क्या होता है? इलीगल अगर है तो वो यहाँ पर अगर बाद में इलीगल प्रूव हो जाती है तो उसको फिर क्या बोला जाता है? बाद में अगर इलीगल प्रूव हो जाती है तो कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वहाँ पर रिवोक हो गया है। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? चलो,
ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ ऑफर। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑफर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जब टाइप्स ऑफ ऑफर्स की बात करते हैं ना, तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे जो होते हैं वो 5 तरह के ऑफर्स हो सकते हैं। 5 तरह के ऑफर्स हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला ऑफर जो है वो है जनरल ऑफर। पहला ऑफर क्या है? जनरल ऑफर है। ठीक है, जनरल ऑफर इज द ऑफर विच इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। जनरल ऑफर इज द ऑफर विच इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, यानी कि जिसको सभी लोगों के पास राइट होता है कि वो आकर एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको बोला जाता है जनरल ऑफर। जैसे कि हमने बोला ड्राइवर रिक्वायर्ड, ठीक है, जनरल ऑफर है ना। एनी वन कैन एक्सेप्ट, एनी वन कैन एक्सेप्ट। उसी जगह पे दूसरा होता है जिसको बोलते हैं स्पेशल ऑफर। इसको स्पेसिफिक ऑफर बोला जा सकता है क्या? स्पेसिफिक ऑफर बोला जा सकता है क्या? देखो, लिखना मत, क्योंकि मॉड्यूल क्या वर्ड यूज़ करता है? स्पेशल ऑफर यूज़ करता है, इसलिए ना स्पेसिफिक ऑफर लिखना मत। बट हाँ, आप ये लिख सकते हो, इसका एक एट्रीब्यूट होता है, दिस इज फॉर स्पेसिफिक पीपल। तो मेड टू स्पेसिफिक और असर्टेन्ड पर्सन, मेड टू स्पेसिफिक और असर्टेन्ड पर्सन, can be accepted only by that specified person, can be accepted only by that specified person। ठीक है, चलो काउंटर ऑफर की बात करते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ने से पहले एक चीज़ डिस्कस करते हैं हम लोग। जब काउंटर ऑफर की बात करते हैं ना, तो काउंटर ऑफर में क्या होता है? इट्स लाइक कि ए ने बी को ऑफर दिया और बी ने पलट के इसी ऑफर के बदले उसको एक दूसरा ऑफर दिया, कुछ चेंज करके। से हमने शोभे सर को बोला कि सर क्या आप हमारे साथ अकाउंटिंग पढ़ाना चाहोगे? शोभे सर ने बोला कि मैं अकाउंटिंग तो पढ़ाऊंगा, बट मैं ना आपको सिर्फ ऑनलाइन लाइव, हमने उनको क्या बोला था? फेस टू फेस मोड पे पढ़ाओगे। उन्होंने बोला मैं तो पढ़ाऊंगा, बट मैं ऑनलाइन लाइव में बस पढ़ाऊंगा आपके साथ, और किसी मोड पे नहीं पढ़ाऊंगा। उन्होंने ऑफर रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने ना टर्म्स चेंज कर दिया, उसका एक दूसरा काउंटर ऑफर दिया। इसकी वजह से जो हमारा ओरिजिनल ऑफर है, क्या वो एंड हो जाता है? यस यस, इसकी वजह से हमारा जो ओरिजिनल ऑफर है वो एंड हो जाता है। हम लोग ने अब भी ऊपर पढ़ा था कि जो काउंटर ऑफर होता है ना, वो रेवोकेशन का एक तरीका होता है। तो काउंटर ऑफर की वजह से ओरिजिनल ऑफर कम्स टू एंड या फिर रिवोक हो जाता है, ध्यान रखोगे। क्रॉस ऑफर क्या होता है? जब ए ने बी को ऑफर दिया और बी ने ए को ऑफर दिया विदाउट नोइंग कि इन दोनों ने एक दूसरे को ऑफर ऑलरेडी भेजा हुआ है और ये एग्जैक्ट आइडेंटिकल ऑफर है। ठीक है, इसको बोला जाता है क्रॉस ऑफर। पॉसिबल है? यस। हमने शोभे सर को बोला सर आप हमारे साथ अकाउंटिंग पढ़ाओगे क्या, और उसी टाइम पे उन्होंने हमें ऑफर भेजा था कि मैं आपके साथ अकाउंटिंग पढ़ाना चाहता हूँ, आप इंटरेस्टेड रहोगे क्या, और सेम टर्म्स में भेजा हुआ था। तो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस ऑफर। ठीक है, तो काउंटर ऑफर पढ़ लेते हैं। एक्सेप्टेंस सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशंस एंड वेरिएशंस, अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। क्रॉस ऑफर की बात करें, दो पार्टीज होती हैं, दे एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग, ओपन, ये तीनों नाम है इसके। अच्छा, कई बार ना स्टैंडिंग ऑफर जो आप अगर मॉड्यूल में चेक करोगे ना, वो जनरल ऑफर के साथ भी लिखा हुआ है, बट उसको आप सही मत मानना, आप कंटिन्यूस या कंटिन्यूइंग या स्टैंडिंग और ओपन को मानना। ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि आप अभी कभी अप्लाई कर दो या शादी के ऊपर अप्लाई कर दो। आपने बोला जब भी कोई भी इंटरेस्टेड रहेगा ड्राइवर की पोजीशन में, वो अप्लाई कर सकता है। हमारे पास एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, 1 साल तक के लिए अप्लाई कर दिया, उसको बोला जाता है कौन सा ऑफर? स्टैंडिंग ऑफर, जनरल ऑफर। एक ही ऑफर में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं क्या? कि कुछ एट्रीब्यूट्स हो जनरल ऑफर के, कुछ एट्रीब्यूट्स हो स्टैंडिंग ऑफर के। यस, मेड टू पब्लिक एट लार्ज, और ये बोल दिया कि 1 साल तक ओपन है। ठीक है, ऐसा हो सकता है स्पेसिफिक पर्सन को बोला, हमने शोभे सर को बोला सर आप हमारे साथ अकाउंटिंग पढ़ाना चाहते हो क्या, और उनको बोला सर आप 6 महीने का टाइम ले लो, 6 महीने में सोच के बताना। 2 एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं एक ही ऑफर के अंदर। तो ध्यान रखना, जब भी ऑफर का नाम बोला जाएगा 2 एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं और 2 ऑफर के नाम भी आप लिख कर आ सकते हो अगर आपको क्वेश्चन से लग रहा है तो। ठीक है, दैट इज हाउ वी विल सम अप टाइप्स ऑफ ऑफर। ठीक है, चलो।